हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो ये जो जनरल साइंस का 1000 एमसीक्यूज का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम आरआरबी जेई 2019 में पूछे गए सभी साइंस के क्वेश्चन कर रहे थे, इसका ये छठा एपिसोड है। अब तक हम लोग 5 एपिसोड ऑलरेडी कर चुके हैं। इनको आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो। और ये आने वाले जितने भी एग्जाम है आपके आरआरबी से रिलेटेड यानी रेलवे से रिलेटेड, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जा रहे हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हो तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर ठीक है, मूव करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 250 क्वेश्चन कर लिए थे, कंप्लीट कर चुके थे। 291 क्वेश्चन से आगे बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रुप दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एनिमल्स अंडरगोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो उस समूह का चयन करना है जिनमें बाहरी निषेचन होता है, यानी शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बल्कि शरीर के बाहर होता है। ऐसे कौन से जानवर होते हैं? तो ये ऐसे जानवर होते हैं जो अधिकतर जलों में पाए जाते हैं, जल में रहने वाले जो जीव होते हैं। जैसे ये जो मछलियां हैं, इनमें जो फीमेल फिश है, जब ये अंडे को पानी में छोड़ती है तो उसी टाइम पर अगर मेल जो फिश होता है, नर जो मछलियां होते हैं, वो अगर इसके ऊपर स्पर्म को रिलीज कर दे तो यहाँ पर आपको एक फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, निषेचन देखने को मिलता है, जिससे एक नए जीव का निर्माण होता है, जिसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि ये मछली के शरीर के अंदर नहीं हुआ, ये शरीर के बाहर पानी में हुआ। ऐसे ही जो मेढक होते हैं, ये भी, इनमें भी आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो जितने भी ये जलीय जीव देख रहे हैं आपको, हालांकि ये तो आपका जमीन पे भी रहता है, लेकिन मेनली आप देखोगे जो जलीय जीव होते हैं, फ्रॉग हो गया, फिश और स्टार फिश, ये सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिनमें आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी शरीर के बाहर निषेचन देखने को मिलेगा। आगे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सीटेन। अब इनमें से किसे सीटेन के रूप में जाना जाता है? सीटेन में लास्ट में देखिए ए एन ई आ रहा है, तो ए एन ई एल्केन ग्रुप का ये सदस्य हुआ। और एल्केन का हम लोग फार्मूला जानते हैं, CnH2n। कई बार से मैं बता रहा हूं और अब तक तो ये याद हो गया होगा। यहाँ पर एल्केन में ए एन ई लास्ट में आ रहा है, लेकिन हमको प्रफिक्स नहीं दिख रहा है सीटेन में, तो इस सीटेन को हम लोग कहते हैं हेक्साटेकेन। ये हेक्साटेकेन कहते हैं। ये आपका जो डीजल फ्यूल होता है उसका एक कंपोनेंट होता है, हेक्साडेकेन भी उसका एक कंपोनेंट है, जिसमें हेक्सा का मतलब हो गया, सीधे सीधे आपको दिख रहा है ये 16, राइट। हेप्टा का मतलब 17, ऑक्टा का मतलब 18 और नोना का मतलब 19। बट यहाँ पर हेक्सा का मतलब 16 है, तो एन की वैल्यू हमको क्या रखना है? 16। तो एन की वैल्यू अगर हम 16 रखते हैं तो ये 16 हो गया, और ये 16 दूनी के 32 और ये 2 34, तो H34 ये आपका है हेक्सा डेकेन। ऐसे ही हेप्टा होता तो आप 17 रखते, ऑक्टा होता तो 18। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आप किसी का भी बना लोगे। तो यहाँ पर ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो C10 है, इसे हम लोग हेक्सा डेकेन के नाम से भी जानते हैं। आगे है, विच अमंग द फॉलोइंग आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो इनमें से कौन से पोर्टलैंड सीमेंट के अनिवार्य घटक हैं? अब ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है किससे बना होता है? तो ये आपका सिलिका, एल्यूमिना और लाइम, राइट। SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और लाइम भी यहाँ पर कौन सा होता है? क्विक लाइम, जो पाउडर के फॉर्म में होता है। तो इनसे मिलकर के, यानी इनसे का मतलब कि ये इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। बी आंसर हमारा करेक्ट है, सिलिका, एल्यूमिना और चूना, इनसे आपका ये पोर्टलैंड सीमेंट बना होता है। आगे है, लिटमस अ वेल नोन एसिड बेस इंडिकेटर इज डेराइव्ड फ्रॉम। ये जो लिटमस होता है, जिसे हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, यानी जो एसिड के साथ मिलकर के कोई और कलर देता है और बेस के साथ मिलकर के कोई और कलर देता है, जिससे आप पहचान पाते हो कि ये एसिड है, ये बेस है। ये किससे बना होता है? तो ये लाइकेन से बना होता है, लाइकेन। और लाइकेन कोई एक अकेला ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसे आप पौधों में क्या करते हो, दो पौधों को ले लो और उनके बीच क्रॉस कराते हो तो एक तीसरे पौधे का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही ये जो लाइकेन है, ये अकेला ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि दो जीवों के बीच का एक सहजीवी संबंध है, या आप कह लो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किनके किनके बीच का ये? तो जो फंजाई होता है, ठीक है, जो फंजाई और एल्गी, यानी शैवाल और कवक, इनके बीच का एक सहजीवी संबंध होता है, लाइकेन। और इसी से बना होता है आपका एसिड बेस इंडिकेटर लिटमस, लिटमस पेपर, जो कि एसिड में आप देखते हो तो कौन सा कलर देता है? मैंने आपको याद कराया है, नीला अंबर। अगर आप इसको याद रखते हो तो आप भूलोगे नहीं। नी फॉर नीला, और यहाँ पे ला फॉर लाल, और अंबर फॉर, अंबर में अम आ रहा है तो ये अम्ल को इंडिकेट कर रहा है। यानी ये जो आपका एसिड सॉल्यूशन में जाता है लिटमस, तो ये नीले से लाल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर एक आपको याद है तो बेस में ठीक उल्टा होगा। बेस में क्या होगा? ये लाल से यानी रेड से
ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर हमारा करेक्ट है, लाइकेन। आगे है, आगे अगर हम बात करें तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इन V2O5। तो V2O5 में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण व्यवस्था या अवस्था क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप पहले का पढ़े हो, अगर अभी आप भूल चुके होगे तो इतना ज़्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस हल्का फुल्का अगर आपको पता है कि जैसे ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है यहाँ पर V2O5 में। जो ऑक्सीजन का आप जनरली देखोगे तो आपको -2 दिख जाएगा, राइट। अब यहाँ पर ये जो V2 है, V2O5 लिखा गया है। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो टोटल कितने ऑक्सीजन के एटम है, 5, तो -2 × 5 हो जाएगा। और यहाँ V का हमको पता करना है यानी वेनेडियम का, तो यहाँ पर टोटल 2 वेनेडियम है, तो 2 और इसको हम x मान लेते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को। जब हम इनका सम अप करते हैं तो इनको हम ओवरऑल 0 कर देते हैं। अब यहाँ से अगर आप 2x देखो तो ये कितना आ जाएगा, ये -10 उधर जाते ही प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो वेनेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हुआ वो कितना हो जाएगा, +5। डी आंसर हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, बशर्ते आपको किसी ऐसे एलिमेंट जो आपके अधिकतर जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका पता होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इतना होता है, राइट। या फिर हम इनके स्ट्रक्चर को देख करके बता पाते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहे हैं, उस हिसाब से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को तय करते हैं। आगे है विच सेट ऑफ वेजिटेबल्स इज अंडरग्राउंड स्टेम और मॉडिफाइड स्टेम ऑफ अ प्लांट। तो सब्जियों का कौन सा समूह किसी पौधे का भूमिगत तना या रूपांतरित तना है। तो ये जो आपका मॉडिफाइड स्टेम भी कह रहा है सब्जियों का कौन सा समूह है जो भूमिगत तना या रूपांतरित तना है। अभी हमने देखा था जो ऑनियन होता है, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, ये आपके जितने भी सी ऑप्शन में दिख रहा है ना, जो आलू हो गया, आलू, प्याज और लहसुन, ये आपके मॉडिफाइड स्टेम है। जिसमें आलू को तो हम लोग ट्यूबर कहते हैं, है ना, इसका जो मॉडिफाइड स्टेम होता है इसे हम ट्यूबर कहते हैं। और ये जो ऑनियन और गार्लिक है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं, बल्ब यानी कंद कहते हैं हिंदी में। तो ये आपके मॉडिफाइड स्टेम है यानी भूमिगत तने का एक उदाहरण है। बाकी यहाँ पर इस ऑप्शन में कैरेट आ गया जो कि एक जड़ है, यहाँ पर टर्निप आ गया, सलजम, ये भी आपका एक जड़ है, राइट। और यहाँ पर जो ये आपका टिंडा है, राउंड ग्राउंड या फिर ये सब, तो इनमें बाहर आपको देखने को मिलेगा तना। तो यहाँ पर केवल सी आंसर आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है, आलू, प्याज और लहसुन जो कि भूमिगत तने हैं। विच सेल इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस। तो मानव शरीर के किस कोशिका में केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। अब देखिए जो आपका रेड ब्लड सेल होता है, जो आरबीसी होती है, स्टार्टिंग में जब तक ये मैच्योर नहीं हुई होती इसमें आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, राइट, प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर हो जाती है आरबीसी, आरबीसी परिपक्व हो जाता है, तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है ताकि इसमें हीमोग्लोबिन के लिए जगह मिल सके, हीमोग्लोबिन का ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन हो सके, राइट। आपको पता है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए ये जो आरबीसी में न्यूक्लियस जो है ये एब्सेंट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है उस केस में न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में होता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है द रेस्ट मास ऑफ हिग्स बोसॉन एस्टिमेटेड टू बी क्लोज टू। तो हिग्स बोसान का विराम द्रव्यमान किसके निकटतम होने का अनुमान है। हिग्स बोसान का नाम आपने बहुत पहले सुना होगा, है ना, मतलब अभी आप भूल गए होगे, लेकिन जब आप पढ़ रहे होगे बचपन में 11th-12th में, तब तक तो आपने सुन लिया था। हिग्स बोसान ये एक ऐसा फील्ड है जैसे हमारे यूनिवर्स में या कह लो हमारे चारों तरफ जैसे हवा है, एयर है, इसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट एक रेजिस्टेंस फील करता है ना, वैसे ही ये हिग्स बोसॉन ये आपका एक फील्ड है, राइट। पूरे यूनिवर्स में ये एक ऐसा फील्ड है जिसके कांटेक्ट में आने से कोई भी पार्टिकल हो वो उसको अपने मास का अनुभव होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, प्रोटॉन हो गया, इनको इनका मास कैसे मिलता है, जो द्रव्यमान है। तो ये पता लगाया गया कि ये जो फील्ड है हिग्स बोसॉन फील्ड, इनके द्वारा इनको अपना मास मिलता है कि हमारा भी कोई द्रव्यमान है ना। पहले इनको नहीं पता था हमारा क्या द्रव्यमान है, लेकिन ये जो हिग्स बोसॉन फील्ड है इनके जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं या इनके साथ जैसे इनका इंटरेक्शन होता है तब इनको अपना मास मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को या फिर कोई भी पार्टिकल आपका जो यूनिवर्स में है। तो हमको तो यहाँ पर इसका पूछा गया है द रेस्ट मास ऑफ हिग्स बोसॉन एस्टिमेटेड टू बी क्लोज टू, तो ये कितना होता है, क्योंकि ये एनर्जी का एक डिराइव्ड फॉर्म होता है, इस वजह से हमको ये जो मास दिखता है ये
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखने को मिलता है। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये? 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सी आंसर हमारा करेक्ट है। ये हिग्स बोसॉन को ही गार्ड पार्टिकल नाम से जाना जाता है, ये तो आपने सुना ही होगा, गार्ड पार्टिकल, राइट। तो यहाँ पर 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है, व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से होकर गुजरती है तो क्या संभावित प्रभाव होते हैं? अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, तो ऐसे केस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? आपने कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन देखा होगा जिसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और वो इलेक्ट्रोड आपका किसी बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे उसमें हम लोग बैटरी को कनेक्ट करते हैं, करंट यहाँ पर फ्लो करता है। ऐसे केस में काफी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे ये जो सोल्यूशन है वो हीटअप हो सकता है और पोटेंशियली लीडिंग टू इवापोरेशन, और इवापोरेशन हो सकता है यहाँ पर पानी का। अब हीटअप होगा तो इवापोरेशन तो होगा ही। आगे है, गैसेस माइट फॉर्म एट इलेक्ट्रोड्स विजिबल एज बबल्स, यानी इलेक्ट्रोड पर गैसें बन सकती हैं जो बुलबुले के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड लगाया गया है इनके ऊपर आपको गैसेस बुलबुले के फॉर्म में दिख सकती हैं। बिल्कुल हो सकता है ऐसा जब आप इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओगे। आगे कि द कलर ऑफ द सोल्यूशन में चेंज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो काफी सारे ऐसे मेटल हैं उनको हमको प्योर बनाना रहता है, इसी वजह से तो हम लोग यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं। तो जब ये प्योर बनते हैं तो इनका जो कलर है वो चेंज हो सकता है। तो कलर में भी आपको चेंज देखने को मिल सकता है अगर आप करंट को पास कराते हो किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से। तो ये ऑल ऑफ दी एबव आर पॉसिबल इफेक्ट्स, ये डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कि ऊपर के जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं वो सब के सब पॉसिबल हैं, राइट। आगे है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल हैं? तो प्रोटीन के टोटल 4 स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। वो 4 स्टेट में अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, राइट, यहाँ पर, तो ये देखो आपका जो पहला स्टेट है जिसमें आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही होगी अमीनो एसिड की, ये जो आपको दिख रहा है ना। और उसके बाद आपको जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें आपको अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट देखने को मिल रहा है। और तीसरे जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसमें आपको 3D शेप देखने को मिलेगा इनका। और जो चौथा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है इसमें आपको मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स 3D फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। तो ये टोटल 4 इसके स्ट्रक्चर हैं। अब इसमें हमसे क्या पूछा था? सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूछा था ना, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पर अल्फा हेलिक्स और बीटा सीटेड, ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीटेड, यानी अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट हाइड्रोजन आबंध द्वारा ये स्थिर होते हैं। बी आंसर हमारा करेक्ट है। जबकि जो अमीनो अम्ल का अनुक्रम था ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। और वहीं पर ओवरऑल 3D शेप जो है ये आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। और इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स चेन ये आपका क्वार्टनरी, ये चौथा स्ट्रक्चर स्टेट होता है इसका। तो ये आपको ध्यान में रहेगा, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई जगह पे, इस वजह से थोड़ा सा इस पर जोर दे रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीटेड स्टेबलाइज्ड स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। आगे है, विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड टू परफॉर्म द विटिंग रिएक्शन जनरेटिंग एल्केन्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड से अगर आपको एल्कीन्स बनाना है, ई यानी सफिक्स वाला, तो आपको कौन सा रिएजेंट यूज करना होगा? इसके लिए हम लोग फास्फोनियम येलाइड का यूज करते हैं, फास्फोनियम येलाइड। इसके बारे में मैंने डिटेल में नहीं देखा, बट ये फास्फोनियम येलाइड ये आपका करेक्ट आंसर है, राइट। आगे है, विच रिएजेंट विल ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एस्टर। तो कौन सा अभिकर्मक कार्बोक्सिलिक अम्ल को एस्टर में परिवर्तित करता है या करेगा? तो यहाँ पर देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब जो RCOOH होता है ना, यानी CH3COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मेंबर है। तो जो RCOOH होते हैं यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के मेंबर या कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको अगर आप एस्टर बनाना चाहते हो तो इसके लिए आप एल्कोहल और कंसंट्रेटेड HCl ले सकते हो, या आप ड्राई HCl ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ड्राई HCl आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो ये जो बी आंसर है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर बनाना चाहते हैं तो अल्कोहल और HCl, ये आप ध्यान में रखना, इनका यूज करते हैं। इनके साथ रिएक्ट कराने पर ये एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है।
आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इनमें से कौन सी अदिश राशि है? फोर्स आपका वेक्टर हो गया, प्रेशर ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंटम p इज इक्वल्स टू एम वी, राइट, ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है ही। तो ये प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया ये आपका क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि प्रेशर के लिए आपको किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है कि आप कितना न्यूटन फोर्स लगा रहे हो किसी एरिया पर। तो यहाँ पर बी आंसर हमारा करेक्ट है, जो कि स्केलर अदिश राशि है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो जो पौधे होते हैं ये हवा में प्रेजेंट नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन काफी मात्रा में हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है सबसे ज्यादा मात्रा में, तो यहाँ से नाइट्रोजन को ले करके जमीन के अंदर ले जा करके इनको मिला देते हैं। वो कौन होते हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं, ताकि ये जो जमीन आपका है, जो मिट्टी है, वो उर्वरक बन सके। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करते हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं। बी आंसर हमारे यहाँ पर करेक्ट है। याद रहेगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन को हवा में से लेकर के, हवा से वैसे नाइट्रोजन इसमें एंटर करता है, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनको लेकर के मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। आगे है विनेगर इज, ये सिरका क्या है? तो सिरके में आपको पता है एसिटिक एसिड होता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर ये आपका सिरका कहलाता है। यानी अगर आप पानी लेते हो इसमें 5 से 8%, ये 8% भी बहुत ज्यादा हो गया, लगभग आप देखोगे तो मेनली आपको 4 से लेकर के 6% तक बताया जाता है, बट ठीक है, इन ऑप्शंस के हिसाब से 5 to 8% अगर आप यहाँ पर एसिटिक एसिड मिलाते हो तो ये आपका सिरका बनकर के तैयार हो जाता है। अब आप इसमें चाहो तो जो मर्जी वो फल या फिर वेजिटेबल रख दो जिससे उनका स्वाद बदल जाए। तो ये आपका सिरका होता है जिसमें 5 to 8% एसिटिक एसिड वाटर में मिला होता है। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अगर आप ज्यादा करते हो तो वो जो एसिड बनेगा उसका यूज फिर क्लीनिंग के लिए पर्पज से किया जाता है, यानी सफाई वगैरह के लिए, है ना। अगर आप 12 से 14% इतना ही केवल कर लिए तो फिर आप उसको खाओगे तो फिर दिक्कत कर देगा, है ना। इसी वजह से केवल आप देखोगे तो 5 से 8% से ज्यादा ये एसिटिक एसिड नहीं मिलाया जाता वाटर में। आगे है नेम द विटामिन एंड मिनरल नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन और खनिज का नाम कौन है? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के ज्यादा मात्रा में आपको लेते रहना चाहिए, साथ ही साथ कैल्शियम ये जो आपका मिनरल है ये जिम्मेदार होते हैं ब्लड को क्लॉट कराने में। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इनमें से कौन सा बल वस्तु पर सतह के लंबवत कार्य करता है? तो ये हमने बहुत ही पहले के लेक्चर्स में डील किया था। ये जो थ्रस्ट जिसको हम लोग प्रणोद कहते हैं, ये एक फोर्स होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पर परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, परपेंडिकुलर लगता है, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी फोर्स लगा दो, केवल जो परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स है इसे हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। तो ये बी आंसर हमारा करेक्ट है, राइट। आगे है सॉलिड डैश इज नोन एज ड्राई आइस, तो ठोस डैश को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर के साथ, ठीक है, हाई प्रेशर इसके ऊपर लगाते हो, साथ ही साथ टेम्परेचर को आप बहुत कम कर देते हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे आप क्या बोलोगे, जिसे आप ड्राई आइस बोलोगे। ठीक है, शुष्क बर्फ के रूप में जानते हो। तो बी आंसर हमारा करेक्ट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। आगे है द मेन पर्पज ऑफ आयरन इन द बॉडी इज द फॉर्मेशन ऑफ, तो शरीर में आयरन का मुख्य उद्देश्य किसका बनाना होता है? तो ये सबको पता है, आयरन हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हीमोग्लोबिन ये ज्यादा से ज्यादा हमारे ब्लड में बन सके। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर विल हैव 6.022 इंटू 10 to the power है, 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो कितने ग्राम जल में जल के इतने अणु होते हैं? तो ये आप निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये आपका होता है, ये एटॉमिक वेट आप रख लो, या फिर वेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, वेट ऑफ द सब्सटेंस, जो भी आप सब्सटेंस यूज कर रहे हो उसका यहाँ पर ये वेट हो गया, और नीचे आप रखते हो एटॉमिक मास, राइट, एटॉमिक मास, उस एटम का मास रखते हो, या फिर अगर मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर आप ऑब्लिक लगा के मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। जैसे अब हमको देखिए अब वाटर का निकालना है H2O, राइट।
अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर विल हैव इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो 6.022 इंटू 10 to the power 23 अणु का क्या मतलब है? ये तो एक मोल के ही बराबर होता है, एक मोल में ही तो इतने अणु होते हैं, 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो नंबर ऑफ मोल आपको पता है कि ये एक मोल है, तो आप यहाँ पर एक मोल रख लो। और आपको फार्मूले में है कि वेट ऑफ द सब्सटेंस, यही आपको पता करना है कि कितने ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप इसको केवल जी रख दो और नीचे आपको एटॉमिक मास लिखना है, लेकिन यहाँ पर तो आपका कंपाउंड है, तो यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर मास लिखना होगा इन सब का। तो हाइड्रोजन का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो एक होता है, लेकिन दो हाइड्रोजन के एटम है तो दो हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है ना, 8 एटॉमिक नंबर और 16 एटॉमिक मास। तो यहाँ पर 16 आप ऐड कर दो, तो 16 और ये दो 18 हो गया, और ये 18 का अगर आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो जी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 18 ग्राम। राइट, तो यहाँ पर ये जो एटॉमिक वेट है, या कह लो ये जो आपका वाटर कितने ग्राम है, तब आपका जाकर के ये 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, जब ये 18 ग्राम आप लोगे तब। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि 18 ग्राम जल में जल के इतने अणु होंगे। राइट, सी आंसर करेक्ट है। ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। व्हाट कलर गेट्स कोटेड ऑन सिल्वर ड्यू टू कोरोजन। तो जंग के कारण चांदी पर कौन सा रंग चढ़ जाता है? देखिए, सिल्वर आपका है, अगर इस पे जंग लगता है तो ये आपका बन जाता है Ag2S, राइट, सिल्वर सल्फेट। तो ये जो आपका बन जाता है सिल्वर सल्फेट, इसमें क्या होता है, ये आपका ब्लैक कलर का हो जाता है। बी आंसर हमारा करेक्ट है, ये काले कलर का हो जाता है। राइट, आगे है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड एज। तो परावैद्युत स्थिरांक को और क्या कहा जाता है? तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी, इसको रिलेटिव यानी कि सापेक्ष परगम्यता कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन, और ये किसके बराबर होता है? तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। जहां पर ये जो एप्सिलॉन है, ये आपका क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस यानी मटेरियल, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये परमिटिविटी इन स्पेस कह लो या फिर परमिटिविटी इन वैक्यूम कह लो। राइट, ये आपका होता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये किसी भी मटेरियल की एबिलिटी होती है, एबिलिटी जो कि बताती है कि वो कितना एनर्जी को स्टोर कर सकता है, एनर्जी को स्टोर कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये आपको सुना सुना सा डेफिनेशन लग रहा होगा कि ये जो कैपेसिटेंस होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो कैपेसिटर होता है उसका क्या काम है, एनर्जी को स्टोर करना, है ना, एनर्जी को स्टोर करना किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी को स्टोर करना काम है वो किसका है, कैपेसिटर का। तो यहाँ पर ये जो रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER है, ये इसकी एबिलिटी को बताता है कि कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ए आंसर हमारा करेक्ट है, सापेक्ष परगम्यता या रिलेटिव परमिटिविटी। आगे है द मेन रीजन फॉर द ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज। तो आकाश के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, है ना, ये आंसर हमारा करेक्ट है, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। इंफ्रा साउंड कैन बी हियर्ड बाई। तो अपश्रव्य ध्वनि को निम्न द्वारा सुना जा सकता है। ये जो इंफ्रा साउंड है, इसे किसके द्वारा सुना जा सकता है? तो राइनोसेरॉस, ये जो गैंडे होते हैं ये। आप देखो, अगर जो कुत्ता होता है या चमगादड़, इनका आवाज अगर आप पास जाकर के कान लगा करके सुन लो ना, तो आपके कान के पर्दे फट सकते हैं, इतना तेज होता है। तो ये जो होते हैं ये अल्ट्रा होते हैं। ठीक है, अल्ट्रा, अल्ट्रा साउंड आप कह लो। राइट, और ये जो आपका ह्यूमन बींग्स है, मनुष्य, ये तो ऑडिबल रेंज तक ही सुन सकता है, जो कि 20 से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होता है ना, और ये 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर तक के होते हैं। लेकिन ये जो राइनोसिरस है, ये जो गैंडे होते हैं, ये जो अपना कम्युनिकेशन करते हैं या फिर जो भी अपनी बातचीत करते हैं अपनी भाषा में, वो 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम इनका रेंज होता है। राइट, तो सी आंसर हमारा करेक्ट है, जिसे हम लोग इंफ्रा साउंड कहते हैं, जो 20 हर्ट्ज से कम का रेंज होता है साउंड का, इंफ्रा साउंड कहते हैं या इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो ये राइनोसिरस होते हैं जो इतने रेंज की फ्रिक्वेंसी तक अपना बातचीत करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द SI यूनिट। अब देखिए, मैंने अभी कुत्ते का नाम लिया था और बाहर कुत्ता भौंक भी रहा है। राइट, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द SI यूनिट एज कैंडिला।
तो इनमें से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला है? तो कैंडिला ये आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये डी आंसर हमारा करेक्ट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको आई से डिनोट करते हैं। ये आपका होता है फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स अपान ओमेगा, राइट। यानी कि जैसे होता है ना कि कोई भी लाइट है, यहाँ पर कोई भी लाइट है, जब ये प्रकाश करती है तो चारों तरफ ये फैल जाती है। लेकिन आप एक किसी पर्टिकुलर ऐसे एक जोन सेलेक्ट कर लो, इसमें ये जो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग ओमेगा नाम दे देते हैं, ये सॉलिड एंगल है ओमेगा। और ये जितना क्वांटिटी लाइट को यहाँ से, जितनी क्वांटिटी लाइट है इसमें जो जितना क्वांटिटी ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स है जो फ्लो हो रहा है, दैट अपॉन ये जो सॉलिड एंगल है वो मिलकर के क्या बनाता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, राइट, पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो फ्लक्स यानी फाई अपान ओमेगा, ये आप ध्यान में रखना, ये आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है? कैंडिला होती है। ये डी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है व्हाट प्लेस्ड बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। तो घर्षण को कम करने के लिए किसी मशीन के गतिशील भागों के बीच क्या रखा जा सकता है? तो अगर आपको फ्रिक्शन को कम करना है तो इनमें से आप ये एयर कुशन को रख सकते हो। ये भी आंसर हमारा करेक्ट है, राइट। रेजिन होगा नहीं, ये आपका एब्रेसिव्स ये आपका होगा नहीं, अपघर्षक और खुरदरी सामग्री तो आप रख ही नहीं सकते, तो ये एयर कुशन ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है व्हाट इज द पीएच ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो ये बहुत अधिक होता है, राइट, ये लगभग 14 होता है इसका पीएच वैल्यू। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है, जो कि एक क्षार है, बेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस। तो इनमें से किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है? इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस किसका होता है? तो ये तो काफी आसान सवाल है, इंसुलेटर का, राइट। ये जो विद्युत प्रतिरोधी होते हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, आपका लकड़ी हो सकता है, ईंट हो सकता है, पत्थर हो सकता है। तो ये जितने भी चीजें हैं, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सोनार। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये जो आपका सोनार है ये क्या काम करता है? तो हमने देखा था बहुत पहले के लेक्चर्स में, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। डी आंसर हमारा करेक्ट है कि पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को हम कैसे मेजर करते हैं? सोनार से। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, राइट, ये आपका सोनार है, जिसका यूज हम लोग पानी के अंदर डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड को देखने के लिए करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज। तो क्लोरीन बोले तो 17, राइट, 17, 2, 8, 7, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटेशियम इज एज दैट ऑफ सोडियम। तो सोडियम हो गया आपका और पोटेशियम, इनमें कह रहा है, बताइए एटॉमिक रेडियस जो होता है वो उनमें क्या रिलेशन है? देखिए ये आपका पहला जो ग्रुप होता है, इसमें आप देखते हो हली ना करप सस्पर ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ पर ये जो आपका सोडियम है और ये जो पोटेशियम है, ये कौन से पीरियड में आ रहा है? ये पहला पीरियड, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो तीसरे में आपका सोडियम आ रहा है, तो इसमें टोटल 3 सेल होंगे, और चौथे में आपका पोटेशियम आ रहा है, तो 1, 2, 3 और ये 4। किसका रेडियस ज्यादा होगा? पोटेशियम का होगा, सिंपल सी बात है। तो द एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटेशियम इज व्हाट? ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनमें से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा है ही नहीं? तो स्टमक है, आपका लीवर भी है, माउथ भी है, लेकिन हार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक एलिमेंट्स इज डेंसर देन वाटर। तो इनमें से कौन सा धात्विक तत्व जल से अधिक सघन होता है? इनमें से कौन सा? तो ये देखिए आपका जो लिथियम है और पोटेशियम और सोडियम, ये पानी से हल्के होते हैं, लेकिन जो कैल्शियम होता है ये पानी से भारी होता है। यानी इसका जो डेंसिटी होता है वो 1 से भी ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। और पानी का आप जानते हो डेंसिटी जो होता है वो लगभग 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जिसका जो डेंसिटी है वो 1 से थोड़ा ज्यादा होता है। बाकी जो पोटेशियम, सोडियम और लिथियम है,
इनका आप देखोगे 1 से कम ही होता है लगभग, अभी इतना तो ध्यान में नहीं, बट ये 0.87 ऐसे करके 0.9 तक पहुंचते हैं, लेकिन 0.99 तक नहीं पहुंचते हैं जो कि वाटर का होता है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट है। कैल्शियम, इसका जो डेंसिटी होता है वो वाटर से क्या होता है, अधिक होता है। आगे है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द कॉनकेव लेंस, हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये काफी अच्छा सवाल है जो कि रेयर ही पूछा जाता है आपसे। यहाँ पर यदि वस्तु अनंत और अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच रखी जाती है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये बताना है। देखिए, जो कॉनकेव लेंस है इनमें आप ये 3 रूल हमेशा ध्यान में रखो। इनमें क्या मतलब, कॉनकेव या जो भी मिरर हो या लेंस हो, उनमें जो रूल होते हैं, एक तो रूल आप जानते होंगे कि पैरेलल जो रे होती है वो फोकस से, और जो फोकस से जाने वाली रे होती है वो पैरेलल हो जाती है। अब देखिए, पैरेलल रे जा रही है, हालांकि ये जो आपका कॉनकेव लेंस है डाइवर्जिंग इसका नेचर होता है, ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देती है, कन्वर्ज नहीं करती है। तो ये देखिए डाइवर्ज तो कर दिया, लेकिन ये पीछे, इस लेंस के पीछे फोकस पर बनती हुई प्रतीत होगी। तो पैरेलल जाने वाली रे फोकस से, और देखिए ये फोकस से जाने वाली रे यानी कि यहाँ पर जाती है तो ये फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती, मतलब फोकस पर जाती है, लेकिन ये डाइवर्ज हो गई, पैरेलल हो गई, तो फोकस से जाने वाली रे पैरेलल हो जाती है। तो 2 चीजें तो आपको पता है। तीसरा कि जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के रे जाती है, पास करती है, वो बिना डेविएट हुए आगे चली जाती है। अगर ये आपको पता है तो फिर ये आपका इमेज बनते, ओहो, यहाँ पर इमेज बनते आपकी देरी नहीं लगेगी। देखिए यहाँ पर ये जो आपका कॉनकेव लेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट कह रहा है इन्फिनिटी से लेकर के ऑप्टिक सेंटर के बीच में आप कहीं भी रख दो। जैसे मैं यहाँ पर अगर रख देता हूँ, तो जब रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल जा रही है, देखिए पैरेलल जा रही है, तो ये ऐसे डेविएट हो जाएगी, लेकिन पीछे ये कहीं फोकस पर बनती हुई प्रतीत होगी, राइट। और वहीं पर एक और रे को अगर हम पास कराएं, जो कि कंडीशन बन रहा है कि इस ऑप्टिक सेंटर से अगर ये रे ऑफ लाइट जाती है तो ये बिना डेविएट हुए आगे चली जाती है। तो इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा जहां पर ये मिल रहे हैं। तो इमेज आप देख सकते हो कि इरेक्ट है, यानी सीधा है, और जो सीधा इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, ये कंफर्म है। और वैसे भी इस लेंस के जो पीछे इमेज बन रहा है ये बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, रियल में नहीं बन रहा है। तो ये आपका वर्चुअल होगा और इरेक्ट यानी सीधा होगा। और ये भी देख सकते हो आप कि ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो आप कहीं भी रख लो, इन्फिनिटी से लेकर के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच में ऑब्जेक्ट को, हमेशा जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ। तो पृथक्करण फनल का उपयोग किसके मिश्रण के पृथक्करण के लिए किया जाता है। तो ये नाम से पता चल रहा है, सेपरेटिंग जो फनल यूज करते हैं हम लोग, इम्यूनिसिबल लिक्विड्स, जो अमिश्रणीय तरल पदार्थ हैं उनको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए किया जाता है। तो डी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है, विच क्रिएचर यूजुअली मेक्स अ वेब टू ट्रैप इट्स विक्टिम्स। तो कौन सा प्राणी सामान्यतः अपने शिकार को फंसाने के लिए एक जाल बुनता है। तो ये तो यार सबने देखा है, मकड़ी। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। मादा प्रजनन कोशिकाओं का नाम क्या है। तो मादा में जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है वो एग होता है, राइट, एग, और मेल में ये स्पर्म होता है। तो हमसे फीमेल का पूछा है, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज, सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 8 एक आसान सा सवाल, बी आंसर हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स कंट्रोल्स द रेट ऑफ एनर्जी रिलीज इनसाइड द बॉडी। तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्ति की दर को नियंत्रित करने का काम करती है। तो ये थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड जो आपके गर्दन, जो ट्रैकिया होता है गर्दन में, ठीक उसके ऊपरी वाले भाग पर पाया जाता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ एनर्जी रिलीज इनसाइड द बॉडी। ये आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन लैक्स इज कॉल्ड एज, यानी झीलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है। तो अगर झीलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाए तो इसे हम लोग यूट्रोफिक कहते हैं, राइट है, यूट्रोफिक। तो ये बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सुपोषी कहते हैं यूट्रोफिक, अगर झीलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाए। द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाई, यानी निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये किसके द्वारा दिया गया था, जोसेफ एल प्राउस्ट, राइट। तो ये जोसेफ एल प्राउस्ट, सी आंसर हमारा करेक्ट है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या निश्चित अनुपात का जो नियम है ये जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। आगे है, द 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम आर कॉल्ड। तो एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को क्या कहा जाता है। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जो छठा और सातवां
पीरियड होता है जिसमें आपका लैंथेनम और एक्टिनियम देखने को मिलता है। यहाँ पर लैंथेनम के जस्ट बाद आप देखोगे तो सीरियम से लेकर के ल्यूटेनियम तक टोटल 14 एलिमेंट देखने को मिलते हैं, और एक्टिनियम के बाद थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक 14 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये जो 14 एलिमेंट है, एक तो सबसे पहली बात ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट हो जाते हैं, राइट। लेकिन अगर आपसे पीरियड पूछा जाए तो छठे पीरियड वाले को हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं, जो लेंथेनम से शुरू हो रहे हैं, और जो एक्टिनियम से शुरू हो रहे हैं सातवें पीरियड के ये एलिमेंट हो जाएंगे, और इन्हें हम लोग एक्टिनॉइड सीरीज बोलेंगे। लेकिन इनका एटॉमिक नंबर ध्यान में रखिएगा, ये जो लेंथेनम है 57 और ये जो आपका एक्टिनियम है 89, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि यहीं से आपका ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये सीरीज बन रहा है आपका। तो एक्टिनियम 89, लेंथेनम 57, एटॉमिक नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ एक्टिनियम का पूछा था तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, एक्टिनियम का पूछा है तो एक्टिनॉइड सीरीज, ये सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे है हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बोटोनिस्ट, तो पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है, तो थियोफेस्टस को। डी आंसर हमारा करेक्ट है थियोफेस्टस, इन्हें हम लोग पहला वनस्पति विज्ञानी मानते हैं। आगे है मायोसिन एंड एक्टिन आर, तो मायोसिन और एक्टिन क्या है, तो ये एक तरीके के प्रोटीन है। किसके प्रोटीन है, मसल के, हमारे मांसपेशियों के, तो मांसपेशीय प्रोटीन है ये, मसल प्रोटीन। ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्लांट्स दैट ग्रोज इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट इन वाटर आर कॉल्ड, तो जल में सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एल्गी, शैवाल। ए आंसर हमारा करेक्ट है। अगर बात होगी कि जल में सूर्य के प्रकाश के अभाव में ही उगने वाले जो पौधे होते हैं, इन्हें हम शैवाल, एल्गी कहते हैं। The acceleration of an object is said to be dash when an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by an equal amounts in equal interval of time। देखिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कह रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं कह रहा है कि ज्यादा टाइम के लिए इंक्रीज हो रही है और कम ही टाइम के लिए डिक्रीज हो रही है, या कम टाइम के लिए इंक्रीज हो रही है, ज्यादा टाइम के लिए डिक्रीज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक समान होगा, राइट। क्योंकि एक्सेलरेशन देखिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। अगर ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म। आगे है डैश इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड कितनी बार हम लोग देख चुके, ओइक एसिड CH3COOH, ये सी आंसर हमारा करेक्ट है। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट, मतलब एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर किसके बराबर होता है। तो अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक ट्रांसफर करते हो तो उसके लिए जितना आपको वर्क करना पड़ रहा है वो क्या कहलाता है, ये आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी विद्युत विभव कहलाता है। V इज इक्वल्स टू होता है W बाई Q, राइट। यानी अगर हम यूनिट चार्ज की बात करें, इसको इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक ट्रांसफर करने में अगर आपको कितना कार्य करना पड़ता है ये पता चल जाए तो आप बता सकते हो कि इसके और इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यानी कि वोल्टेज क्या है, राइट। तो ये सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें, और इसको जितना हो सके आप शेयर करिए। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।